नमस्कार। लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूं और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विकास कुमार जुड़े हैं। लोकमत में काम करते हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका बिहार की बात में और लाइव सिटीज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पत्रकार भले दिल्ली में है लेकिन आपका पूरा दिल और मन बिहार का है, हम जानते हैं। और बिहार में जो भी होता है उससे आपको उतना ही फर्क पड़ता है जितना हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए पड़ता है। आपको भी शायद इन बातों की चिंता होती होगी, जो भी पूरे दिल मन तन से बिहारी है उनको भी होती है। बिहार में जो जाति का कल्चर है उससे तो अधिकांश लोगों को दिक्कत है, लेकिन जाति के कल्चर का ढिंडोरा पीटा जाता है जाति सूचक गानों के जरिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और उन गानों को सुनेंगे तो आप इंसानियत को मानते हैं तो आप असहज हो जाएंगे। हाल ही में कला संस्कृति विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कि अब शादी विवाह में और जो भी सार्वजनिक फंक्शंस हैं उनमें जाति सूचक गाने बजाए जाने पर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि ये सबसे विस्तार में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि बिहार में इस चीज को कंट्रोल करना किसी एक विभाग के बस का है? सबसे पहले इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पे तो मुझे लगता है कि दूसरे हिस्से में बातचीत करेंगे। पहले तो इस समस्या पे बातचीत कर लेते हैं। जी। हमारे एक साथी हैं पुष्य मित्र, और वो इंडिया टुडे में काम करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पटना ही रहते हैं, पूरा बिहार घूम चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इंडिया टुडे में एक बहुत अच्छी स्टोरी की थी, जिसमें उन्होंने इस तरह के गाने बनाने वाले जो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी कह ले, उनसे बातचीत की थी। तो उनका लब्बुल लुबाब जो उस पूरी स्टोरी का ये था कि हर जाति के लिए ऐसे गाने बनाने वाले ने उसके लिए दूसरी जाति को दोष दिया। जैसे यादव जाति के लिए किसी ने गाना बनाया तो उसने कहा कि नहीं, पहले भूमिहारों ने बनाया था, उन्होंने हमें टारगेट किया, हमें तो जवाब देना था। हम्म। फिर इसी तरीके से पासवान, इसी तरीके से कुर्मी और बाकी, फिर वो बढ़ता चला गया, जितनी जातियां उतने अलग अलग तरीके के गाने और तमाम चीजें। अब इसको समझने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि भोजपुरी में मतलब भोजपुरी का इतिहास कितना सुदृढ़, कितना मजबूत है। भोजपुरी गानों का, गीत का कितना मजबूत किला हमारे पास है। लेकिन जब से ये वीडियो एल्बम आने शुरू हुए, तब जब ये मनोज तिवारी जो आज सांसद हैं वो गाना गाते थे, रवि किशन वो गाना गाते थे, तब से ये शुरू हुआ। तो पहले तो स्त्री के देह को सबसे ज्यादा निचोड़ा अगर किसी ने, तो वो भोजपुरी गाना बनाने वालों ने निचोड़ा। वो अभी तक निचोड़ रहा है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले वहीं हो गई थी। अब मानते भी तो नहीं जब है कि ये उन्होंने हुआ गाया तब, है। अब मानते भी नहीं है कि हाँ, उन्होंने गाया है। उनको याद ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही। पैसे के लिए गा करके वो आगे निकल गए। अब देखिए, मतलब आपने ऐसे ऐसे गाने गाए कि आज उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं आप, और आपके सामने अगर वो भूत बन के आ गए तो आप पहचानने से बच रहे हैं कि वो मेरा ही खड़ा किया हुआ भूत है ना। तो ये तमाम लोग आज आप देखिए कि ये देश की संसद में बैठे हैं, है ना, इस तरीके के गाना गाने वाले लोग। तो इसके कहने का ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज को तब भी फर्क नहीं पड़ा। अगर बिहारी समाज को तभी फर्क पड़ गया होता कि अरे भाई, इस तरह के गाने आप बना रहे हैं, बंद करिए, मत गाइए, मत बनने दीजिए इस तरह के गाने, तो आज रवि किशन संसद में नहीं होते, आज मनोज तिवारी संसद में नहीं होते। इनका और क्या किया हुआ है बिहारी समाज के लिए या भोजपुरी समाज के लिए, जिसकी कंट्रीब्यूशन वजह क्या से है? आज इतने सम्मानित हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इस तरह के गानों को छोड़ दे तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन बचता है, लेकिन आज ये सम्मानित है। आज ये पूरे इलाके, पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी पवन सिंह एमएलसी बने हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बिहारी समाज को तब भी फर्क नहीं पड़ा जब उन्हीं के परिवार की महिलाओं के अंग विशेष को लेकर के गाने बनते रहे और वो बजाए जाते रहे। मुझे अभी भी याद है, मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ, हाजीपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, और मेरे ख्याल से 90-95 की बात होगी। एक महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट हमारे इलाके में आई थी, हाजीपुर वैशाली में वो आई थी। और आते ही उन्होंने जो पहला आदेश दिया था वो ये आदेश था कि ये अश्लील अश्लील गाने टेम्पो बस, या उस समय मैक्सी चला करते थे, मैक्सी एक छोटा सा स्वरूप था बस का, उसमें चलती थी, ये नहीं बजेंगे। और वो पुलिस दल लेकर के बाहर निकलती थी और इस तरीके के टेम्पो के स्पीकर फोड़े जाते थे, अखबारों में फोटो छपती थी। अगर पान की गुमटी में बज रहे हैं तो उनके वो डेक और जो भी स्पीकर थे वो तोड़े जाते थे। ये सब महीनों तक चला।
लेकिन फिर उसके बाद वो हाजीपुर में कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरे बिहार में तो चल ही रहा था। तो कहने का मतलब ये कि प्रशासन कुछ करे, उसके पहले अगर समाज को इससे फर्क पड़ गया होता तब, तो शायद आज जातियों को लेकर के और जातिवादी कुंठा दिखाने वाले जो गाने बज रहे हैं, और बज ही नहीं रहे, मैं आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी जान करके कि गांव में जो शादियां हो रही हैं उसमें ये गाने बज रहे हैं। अगर भूमिहार के बेटे की शादी है तो उसमें दूसरी जातियों को टारगेट करने वाले गाने बज रहे हैं, या भूमिहार जाति के लड़के को मतलब ये कहने वाला कि हम तो ये कर सकते हैं, ऐसे गाने बज रहे हैं। और अभी हाल में मैंने पढ़ा था कि किसी गांव में इस तरह के गाने बजे और उसके बाद तो लड़ाई भी हुई, मारपीट भी हुई, गोलियां भी चली। एक टोले विशेष ने इसका विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, इस टोले से आप ये गाना बजाते हुए नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार तक तो बात बाद में आएगी, बिहारी समाज के तौर पे, भोजपुरिया समाज के तौर पे हमने इसको कभी नोटिस नहीं किया। और अब जब नोटिस कर रहे हैं कुछ लोग, अभी भी कुछ ही लोग नोटिस कर रहे हैं, तो ये भूत इतना बड़ा हो चुका है, इतना विकराल हो चुका है कि आप इसको रोक ही नहीं सकते। कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज पोर्टल में एक स्टोरी की थी कि रामनवमी के आसपास कुछ गाने बनने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि रामनवमी के आसपास बिहार और झारखंड के इलाकों में जहां जहां पत्थरबाजी हुई, वहां एक बात कॉमन होती थी कि डीजे बज रहा था और डीजे के बाद पत्थरबाजी हुई। तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि डीजे में ऐसा क्या बज रहा था। तो मैंने ये देखा कि हुँ। ऐसे ऐसे गाने बन रहे थे जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, उनको पाकिस्तानी बताया जा रहा था, और वो फिर एक मुस्लिम मोहल्ले में बजते थे और फिर पत्थरबाजी और फिर दंगा, ये सब जगह होता था। मैंने एक पुलिस अधिकारी से बात की जो उसमें साइबर सेल में थे। उनका कहना था कि विकास हम इसको रोक नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अब तो हर घर में बन रहे हैं। पहले तो मान लो कि एक प्रोडक्शन हाउस होता, एक जगह पे बनता तो हम जाकर के वहां रोक देते, उसको प्रतिबंधित कर देते। अब हर दूसरे तीसरे घर में ऐसे गाने बज रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सामान्यकरण है, अब सबको सब लोग बना सकते हैं। तो मेरा मानना यह कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, और सरकार कितनी मजबूती से कोशिश कर रही है इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन समाज की तरफ से अगर ये शुरुआत नहीं होती है और आज तक नहीं हुई है, तो इस पर रोक लगाना या इसको कम करना मुझे ये मुश्किल लग रहा है जी। अच्छा, आप आपने समाज की बात की है। हम एक समाज के बारे में अगर कुछ बुरा गाने में लिख दिया जाता है लिरिक्स, तो उस समाज को बुरा लगता है। लेकिन उस बुरा आपने सही कहा कि उस बुराई को रोकने की जगह ये रिटर्न में बैकफायर के लिए दूसरा गाना बना देते हैं। आपने एक और ट्रेंड देखा होगा अभी फिलहाल में कि अभी भोजपुरी में या फिर मगही भी पीछे नहीं है, मतलब जितने भी रीजनल भाषाएं हैं उसको प्रमोट करने की जगह उसको गंदी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। एक पूरा कुनबा है जो चाहता है कि हमारे यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस को विश्वव्यापी पहचान मिले, और उसमें से कुछ लोग उठ के आ रहे हैं जो एकदम छीछा लेदर कर दे रहे हैं। अब देखिए, भूमिहार जाति से एक सिंगर आएंगे, राजपूत जाति से एक सिंगर आएंगे, इसके अलावा यादव जाति से एक सिंगर आएंगे, और बेसिकली ये तीन जातियां जिसमें गानों को लेकर बहुत ज्यादा भिड़ंत होती है। और अब पासवान और चमार के नाम से भी गाने बनने लगे हैं। एक लिरिक्स होगा, बस उसमें उस जाति का नाम जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिया जाता है कि ये या वो, बीच में जाति का नाम, फिर ये या वो, सब कुछ आगे पीछे सब कुछ सेम रहेगा और बीच में जातियों के नाम बदलते जाएंगे। ये किस तरह के वर्चस्व कायम करने की बात हो रही है। और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि नेता मंत्री तक इन गानों को एंजॉय करते हैं और अपने यहाँ के फंक्शंस में बजाते हैं। ये कितनी बुरी बात। नहीं, बिल्कुल बुरी बात है, ये बिल्कुल बुरी बात है। और आप इसको लेकर के चलिए, थोड़ा सा जोड़ते हैं जातीय जातीय विद्वेष जो बिहार में रहा है। हमने देखा है जातियों को लेकर के सेनाएं बनी हैं, नरसंहार हुए हैं, बिहार में ये सब हुआ है। तो अब मेरा मानना यह है कि चूंकि अब वो सब नहीं हो सकता या आप नहीं कर सकते, कुछ तो डर कानून का भी है और कुछ व्यवस्था का भी है और सिस्टम का भी है कि आपको नौकरी भी करनी है, आपको अपना घर परिवार भी चलाना है, हर कोई बंदूक उठा करके तो नहीं जा सकता। तो अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए या अपनी जाति को पर गर्व करने के लिए इस तरह के गाने बनाए जाते हैं, और ये गानों से लड़ाइयां होती है। मतलब ये, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जाति का सिंगर आएगा, वो अपनी जाति के लिए गाना बनाएगा, दूसरी जाति का उसी में उस जाति का नाम हटा के अपनी जाति का नाम लिख देगा, वो अपनी जाति के लिए बनाएगा।
कुछ लोग हैं जो इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। एक सीधा साधा इसका तर्क दिया जाता है कि लोग सुनते हैं तो हम बनाते हैं। लेकिन अगर यही होने लगेगा, मतलब कई बार पत्रकार भी ये तर्क देते हैं कि जो लोग देखते हैं वो हम दिखाते हैं, सिंगर कहने लगेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं वो हम सुनाना चाहते हैं, हम सुनाते रहेंगे, तो फिर तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी ना। और कहने का मतलब ये है, देखिए आपने कहा कि सरकार के एक मंत्रालय ने इस पर रोक लगाने की बात कही है, और आप ही ने ये कहा, चूंकि मैं अभी बिहार में नहीं हूं तो मुझे उतना नहीं पता, आप ही ने ये कहा कि कुछ बड़े लोग, प्रभावशाली लोग जब अकेले अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तो अपनी जाति का का गीत सुनते हैं, अपनी शादियों में उस गीत को बजाते हैं। फंक्शंस तो में अगर भी, उनके यहाँ के फंक्शंस में भी। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से होता रहेगा तो फिर एक मंत्रालय के चाह जाने से क्या होगा। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये बुरी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। तो एक इसका पक्ष है, आर्थिक पक्ष है। भाई यूट्यूब पे आप वीडियो डाल दीजिए, मिलियन में व्यूज आ जाएंगे। अच्छे जी। गाने लिखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे संगीत बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक ऑटो ट्यून है, एक रेडीमेड गाना है, उसमें नाम बदला और उसको गा दिया और यूट्यूब पे डाल दिया, व्यूज आ रहे हैं, उससे शायद पैसे आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है। तो एक तो इसका सीधा साधा ये लेना देना है। दूसरा, देखिए ये रुकेगा तभी, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, ये रुकेगा तब जब इस तरह के सिंगर खुद टारगेट किए जाएंगे। मुझे याद आ रहा है खेसारी लाल यादव का एक वीडियो आज से कुछ साल पहले का, जब उनकी बेटी को लेकर के, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मुझे गलत मत समझे कोई, उनकी बेटी को टारगेट करके कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस बना दिए थे और खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया जी। पर आकर के रो रहे थे। मैं खेसारी लाल यादव से या ऐसे तमाम सिंगर से ये पूछना चाहता हूं कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, आपकी बच्चियां भी हैं, उनकी निजता, उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर दूसरी लड़कियां बिहार की हैं, उनकी निजता भी महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, उनका मान भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे होगा कि आपकी बच्ची को कोई टारगेट करेगा तो आप आकर के अपील करेंगे, आप अपने आप को निर्दोष बताएंगे, और आप और आपकी इंडस्ट्री दूसरे की बच्चियों को टारगेट करता रहेगा, और ये कहां जाकर के रुकेगा। तो ये कहीं तो रुकेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब समाज की तरफ से इन सिंगर्स को, ऐसे गाना बनाने वाले लोगों को, निर्देशकों को टारगेट किया जाएगा, टारगेट कहने का मतलब कि लोकतांत्रिक तरीके से टारगेट किया जाएगा, उन पर सवाल उठाए जाएंगे, उनसे जवाबदेही पूछी जाएगी कि भाई ऐसा क्यों बना रहे हो, तुम मत बनाओ, और बनाओगे तो हम नहीं सुनेंगे, तभी जाकर के ये रुकेगा। उसके पहले रुकने का तो मुझे इसमें कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। सर, जैसे सरकार ने ये कह दिया कि गाने नहीं बजेंगे, सरकार के लिए कितना मुश्किल है इन गानों के प्रोडक्शन पर ही पूरी तरह से बैन लगा देना, और ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं वही बात आपको कहूंगा जो मुझे लगता है 2016 के आसपास एक पुलिस अधिकारी ने बताया था, जो साइबर सेल में वहां काम कर रहे थे, कि प्रोडक्शन पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है। और ये तो बात मैं कह रहा हूँ 2016 की, अभी हम 2026 में बैठे हैं। तो 2016 से 2026 के बीच में गाना बनाने की का तकनीक इतना आसान हो गया है कि शायद आपको और हमको अंदाजा नहीं होगा कि बिहार के कितने घरों में इस तरह के गाने अब बन रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि ये कोई एक संगठित काम होता तो शायद सरकार के लिए आसान होता, कि जैसे मान लेते कि पटना में 4 प्रोडक्शन हाउस होते जो इस तरह के गाने बना रहे होते, तो उन चारों पर सरकार रोक लगवा देगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बिहार के हर गांव में या हर दूसरे गांव में 4-5 घरों में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए उसके प्रोडक्शन पर रोक लगाना मुश्किल है। और फिर देखिए, चूंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप रोक लगाएंगे, वो कोर्ट चले जाएंगे और वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो दूसरे गाने भी बना रहे हैं, कुछ गाने ऐसे बन गए थे। तो अब इसमें सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जो संस्कृति मंत्रालय है जिसका इतना लंबा चौड़ा बजट है, उन अधिकारियों को बैठना चाहिए और इस पर कायदे से विचार करना चाहिए कि ये रुकेगा कैसे। या तो आप यूट्यूब से बात करें। अब केंद्र में बैठी सरकार अगर सरकार की आलोचना करने पर, सरकार पर सवाल उठाने पर या बाकी चीज करने पर वीडियोस ब्लॉक करवा देती है, जैसा आरोप लगता है, विपक्ष आरोप लगाता है, तो इसका मतलब एक जी। सिस्टम तो है, एक मैकेनिज्म तो है। तो फिर बिहार की सरकार इस तरीके से काम करे और इस तरह के गाने अपलोड हो और ब्लॉक हो जाए, वो चले ही ना। तो जब उन पर वो आर्थिक मार का चाबुक चलेगा, तभी शायद इस तरह के गाने बनने रुकेंगे। अब एक दूसरी समस्या भी है कि ये गाने बनते हैं, ये व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाते हैं,
ये लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं, वो बजाते हैं। तो एक तो सरकार को देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन लेवल पे कितना रोक सकते हैं, और अगर प्रोडक्शन लेवल पे बहुत नहीं रोक पा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पे जाने पे, 2-3 मेन प्लेटफॉर्म में जहां ये गाने जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं और इंस्टाग्राम पे जाते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। इंस्टाग्राम पे जा तो इन 3-4 प्लेटफॉर्म पे अगर आप इसको रोक लें तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे सरकार को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको सिर्फ बयानबाजी से बाहर आना पड़ेगा और ये दिखाना कि हम रोकना चाह रहे हैं, इस मानसिकता से बाहर आकर के वाकई कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये गीत की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में दंगे होंगे, जातियों के बीच लड़ाइयां तो होनी शुरू हो गई है, छिटपुट। ये आप देखेंगे कि बड़े मामले इससे क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे अगर इन गानों पर रोक नहीं लगा तो, और ये समाज में बनते रहे और बजते रहे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि इस पर रोक लगाना एक तरीके से मुश्किल भी है, जो आपने प्रोडक्शन हाउसेस का हवाला दिया, और दूसरी तरफ से अगर सरकार चाहे तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम और आप ही अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट डालते हैं और अगर वो सेंसिटिव कंटेंट की कैटेगरी में आ जाता है सोशल मीडिया पर, वो खुद ही नहीं दिखने लगता है। वो खुद ही किन्हीं कारणों से लिखा जाएगा कि इन कंट्रीज में आपके वीडियोस नहीं देखे जा सकते हैं या फिर इस एज ग्रुप में नहीं देखे जा सकते हैं। तो ये जातियों के नाम को लेकर भी कोई कैटेगरी बनवा दे, बिहार सरकार केंद्र की मदद ले ले, केंद्र यूट्यूब से बात कर ले, तमाम सोशल मीडिया एजेंसी से बात कर ले, और बिहार में जाति वाले गानों की वजह से जितनी लड़ाई हो रही है उतनी लड़ाई शायद ही किसी और चीज को लेकर होती है। जाति को लेकर तो लड़ाई हम शुरू से देख रहे हैं, लेकिन ये गाने ऐसे बजते हैं और इतनी दूर तक सुनाई देते हैं कि वहां बैठा आदमी भी उठकर लड़ने आ जाएगा और यहाँ जो बैठा आदमी है वो भी लड़ने को तैयार हो जाएगा। तो तमाम चीजों पर हमने चर्चा की है, आपने बिल्कुल सही उपाय बताया है कि और अगर बिहार में इस जातीय लड़ाई को रोकना है तो जातीय गानों पर सबसे पहले बैन लगाना होगा और उन कलाकारों पर आर्थिक चोट करनी होगी जो इन गानों की बदौलत आज बड़े बने हुए हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी आपकी है, आम जनता की भी है, कि हम इन्हें सुनना बंद कर दें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बिहार को एक राज्य की तरह देखे जिसका इतिहास, जिसका वर्तमान इतना गौरवशाली है, ना कि इस जाति से आते हैं या उस जाति से आते हैं के चक्कर में बढ़ जाए। एक छोटी सी बात आखिर में मुझे लगता है कि मुझे जी। कह देना चाहिए कि ये सब तो उपाय है ही, लेकिन एक सबसे बढ़िया उपाय जो है वो बिहार के लोगों को कम से कम अपने बच्चों को बताना शुरू कर देना चाहिए कि यार जाति के नाम पर गर्व करने की जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि आपका आप कोई किस जाति में कंट्रीब्यूशन नहीं है, पैदा आपकी हुए हैं, जाति में पैदा हुए हैं। आप किस जाति में पैदा हो गए हैं, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने कुछ हासिल नहीं किया है। जी, आप प्राकृतिक वजहों से उस जाति बिल्कुल। में पैदा हो गए, आप किसी दूसरी जाति में भी पैदा हो सकते थे, तो फिर आपके लिए दुनिया अलग होती। तो इसलिए ये सबसे वाहियात चीज है कि कोई व्यक्ति, कोई कोई पुरुष या कोई महिला या कोई लड़का या कोई लड़की इस वजह से गर्व करे कि मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक धर्म का हूं। अगर ये बेसिक अंतर कम से कम बिहार और भोजपुर और पूरी हिंदी पट्टी के लोग समझ जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये नहीं, कई और समस्याओं का हल हो जाएगा। कई और समस्याओं से हम बच जाएंगे और अपनी ताकत दूसरी चीजों पर लगा सकते हैं, जो लगाना बिहार के लिए कम से कम तो बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जी, साथ जुड़ने के लिए, चर्चा सार्थक रही। उम्मीद थैंक यू। करते हैं कि हमने जो मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है वो उसे पॉजिटिवली समझे, और सरकार और विभाग की बात हमने की है, ये मैसेज सरकार और विभाग तक भी पहुंचे और इन चीजों पर जल्द से जल्द काम शुरू हो ताकि ये फालतू के मुद्दे छोड़कर बिहार वाकई विकास के मुद्दों पर काम कर पाए और लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपना कीमती बहुत समय बहुत देने के शुक्रिया, लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।